नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने के लिए जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। खबर थी कि देश को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल चुके हैं जिनका नाम है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चर्चा करेंगे आज के सेशन में उन सारी प्रक्रियाओं की जिनके माध्यम से इनको गुजरना होगा या फिर क्या क्या काबिलियत इनको रखनी थी जिसके आधार पर इनका चयन हुआ, क्या प्रक्रिया देश के लिए ज़रूरी थी जिसके तहत इन्हें रखना अनिवार्य हुआ। ये सारी बातें आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएंगी। जैसा कि आप न्यूज़ हेडलाइंस को देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको मालूम होगा अक्टूबर में देश के अंदर डेफ एक्सपो होने जा रहा है, गुजरात के अंदर होने वाला है। आपको अगर जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें कौन सी जगह पर होने वाला है। साथियों, वहाँ डेफ एक्सपो के अंदर देश को अपना एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे, यानी कि पहले से हमारी तैयारियां होंगी कि हमें क्या चाहिए, किस प्रकार की प्रोक्योरमेंट हमें करनी है। इन तमाम चीज़ों को फिलहाल के लिए हम समझ कर चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वो देश के नए CDS होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि हमने अपने पहले CDS, चूँकि ये दूसरे नंबर के होने वाले हैं, हमने अपने पहले CDS विपिन रावत जी को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर खो दिया था। उनके बाद में लगातार 9 महीने से यह पद रिक्त था और अब इनकी नियुक्ति के साथ इस पद को अब फिल करते हुए पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। क्या हैं, कौन है, कैसे हैं और क्या रिटायर्ड व्यक्ति को इस पद पर बिठाया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने इस तरह से लगेंगे क्योंकि देश के अंदर तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो जनरल रैंक के होते हैं, है ना। 4 स्टार जनरल रैंक आप उन्हें बोलते हैं। आप जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यानी कि उनसे एक पद जूनियर हैं, अब रिटायर भी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रमोट होकर के जनरल बनाए जा रहे हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जा रहे हैं तो क्या इस वजह से पदों के अंदर एक हायरार्की का सिस्टम गड़बड़ा तो नहीं जाएगा। कि इस तरह से समझकर देखिए कि जो ऑलरेडी इनके पदों पर जनरल रैंक पर जो बैठे हुए पद हैं वो इनसे सीनियर पद पर बैठे हुए लोग हैं। अब इन्हें आपने CDS नियुक्त किया है, सरकार ने नियुक्त किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। हालांकि ये बात अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी यहाँ से आगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बैठी हुई तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कोई पद नहीं है। शायद ये भी मैसेज देने का सरकार प्रयास कर रही हो, क्योंकि जनरल रैंक से ऊपर का पद नहीं है, उनके समतुल्य एक पद है। यानी कि अब जो पद CDS का है, यानी कि ये जो बनने जा रहे हैं वो एक 4 स्टार जनरल का ही पद है। यानी देश के अंदर 3 तो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और एक अब ये भी होंगे। तो इनका फिर काम क्या होगा, फिर इनको चीफ क्यों बोला जा रहा है। आप यूँ समझ कर चलिए कि जो 3 जनरल ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके समकक्ष एक जनरल और आ गए हैं जो इन तीनों जनरल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके, इनसे बातों में आम सहमति लेकर के देश के अंदर जो भी सुरक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री हैं, उनको सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तरीके से मिलेंगे। यानी कि तीनों सेनाओं से कोऑर्डिनेट करके अपने द्वारा ये सारी जानकारी देने के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इसका थोड़ा इतिहास मैं आपके साथ साझा करूंगा। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अनाउंस किया गया था कि हम CDS का पद सृजित करने जा रहे हैं। आउटगोइंग आर्मी चीफ जिस समय विपिन रावत जी रिटायर हो ही रहे थे, उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 15 अगस्त को, नियुक्ति दे दी गई थी दिसंबर 30 के दिन। आपने इस तरह की न्यूज़ सुन ली थी और देश को 1 जनवरी 2020 से पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया था। क्या ये प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज थी कि उन्होंने 15 अगस्त 2019 को सोचा और 1 जनवरी 2020 को देश का पहला CDS मिल गया? जी नहीं, इसका लंबा चौड़ा इतिहास है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपके साथ साझा करेंगे कि S जयशंकर साहब से इस बात का क्या कनेक्शन है कि CDS का पद सृजित हो, इस बारे में उनका कोई पारिवारिक कनेक्शन है। चर्चा करेंगे आप आज के सेशन के अंदर। तो फिलहाल के लिए मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दिए चल रहा हूं, आप देखते चलें। इसके बाद एक दुर्घटनापूर्ण क्षण आया दिसंबर 9 का, जिस समय पर देश के जो पहले CDS थे इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनके साथ बैठे हुए 13 लोग हेलीकॉप्टर में वहीं की वहीं दुर्घटना स्थल पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ पर ये जो घटना थी इसने देश को काफ़ी ज़्यादा सदमे में डाला और हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि कैसे कैसे ये घटना हुई, कैसे जंगलों में जाकर इनका हेलीकॉप्टर गिर गया। उसके बाद से अभी तक यह पद 9 महीने से वैकेंट चल रहा है। अब उनका स्थान लेने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर हो चुके हैं 2021 के अंदर ही, उन्होंने इस पद पर अपना स्थान बनाया है। इनका नाम है अनिल चौहान। कोइंसिडेंस ये है कि जिस गोरखा राइफल्स से
विपिन रावत जी आया करते थे, ये भी उसी गोरखा राइफल से बिलोंग करते हैं। सेना में ये 11 गोरखा राइफल्स में 1981 में शामिल हुए थे और मई 2021 में आप रिटायर कर गए थे। विपिन रावत जी जो हैं वो भी इसी 11 गोरखास से कनेक्टेड थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप भी पौड़ी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 18 मई 1961 में इनका जन्म हुआ है। अगर हम ईयर वाइज चलें तो ये अब इस समय अपना 61वें साल में चल रहे हैं, है ना। अच्छा, तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहूँगा। इनका जन्म जो है ये 18 मई 1961 में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता में की है। 11 गोरखा राइफल्स में 1981 में आप शामिल हुए 20 साल की उम्र में। इन्होंने अपना 40 साल का कैरियर सेना के साथ बिताया है। 40 साल, 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे। इन्होंने काफ़ी सारे पद अपने साथ रखे हैं, काफ़ी सारे कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट इनके रहे हैं। ये ईस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में मई 2021 के अंदर रिटायर किए। इन्होंने यूएन मिशन के अंदर अंगोला में भी काम किया है। इसके साथ साथ इन्होंने देश के अंदर नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मैटर्स पर काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर मदद की है, ठीक है ना। और ये देश के अब नए सीडीएस होने जा रहे हैं। इनके बारे में इतनी सी जानकारी और है हमारे पास कि ये उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर इन कमांडिंग रह चुके हैं। 1981 से 2020 के बीच में इन्होंने 40 साल का जो अपना कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब सवाल बनता है कि क्या ये देश के अंदर पहला इंस्टांस है मिलिट्री के अंदर कि किसी रिटायर पर्सन को इस तरह से पद पर बिठाया जा रहा है? आंसर है जी हाँ, क्योंकि विपिन रावत जी ने उसी समय पद प्राप्त कर लिया था जिस समय वो रिटायर होने वाले थे, है ना। तो उनको रिटायरमेंट की उम्र से मतलब एक उस समय पहले ही नियुक्ति आ गई थी, लेकिन इन्हें रिटायरमेंट के बाद 2021 में आप रिटायर हो चुके हैं, 2022 में आपको पद मिल रहा है। तो ये अपने आप में पहली बार हो रहा है, और अगर पहली बार हो रहा है तो निश्चित ही इसके लिए कुछ नियमों में परिवर्तन किए गए होंगे। जी हाँ, सरकार ने नियमों में परिवर्तन किए। जून 7, 2022 की न्यूज़ है। केंद्र सरकार के द्वारा नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो, इसके लिए जो नियम है नियुक्ति के, उनमें परिवर्तन किया गया। नियम में परिवर्तन करके कुछ तथ्य यहाँ पर ऐड किए गए। कौन से नियम थे? तो आर्मी रूल 1954, नेवल सेरेमोनियल एंड कंडीशनल ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस रेगुलेशंस 1963 एंड एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 के अंदर एक लाइन ऐड की गई, और वो क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में if consider necessary in public interest so to do appoint as chief of defense staff an officer who is serving as lieutenant general, vice admiral, एयर मार्शल और जनरल। यानी कि इसमें ये पॉइंट ऐड कर दिया गया कि सीडीएस बनने के लिए जनरल ही नहीं, उनसे एक पद जो मतलब अधीनस्थ हैं उनको भी इसका मौका दिया जा सकता है। एडमिरल, एयर चीफ मार्शल और एन ऑफिसर हु हैज रिटायर्ड, यानी कि दो बातें यहां पर लाइनों में ऐड हो गई। एक तो जनरल रैंक से नीचे वाले अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, तीनों ही सेना के लोग बन सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से नियमों में परिवर्तन किया गया था, ठीक है। साथ में एक पॉइंट और ऐड किया गया, एक प्रकार से ये समझिए कि इन्हें इस पद पर लाने के लिए ही ये सारे नियम बने थे। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये सारी चीजें बस इन पर ही फिट बैठ रही थी। तो और क्या नियम था? और नियम इसमें यह डाला गया कि उनकी उम्र 62 ईयर ना हुई हो, 62 साल से पहले के ही होने चाहिए। तो आप 61 साल के हो चुके हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट इन्हीं से मैच करते हुए चल रहे हैं। आप पूछेंगे फिर सीडीएस कितने साल तक रह सकते हैं? तो 65 साल की उम्र तक आप जो है वो सीडीएस के पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून 2020 के बाद जो रिटायर किए ऑफिसर हैं वो आज भी एलिजिबल हैं 2022 तक इस पद पर जाने के लिए। फिलहाल इन्हें इस पद पर बिठा दिया गया है। उम्मीद है आपको यहां तक की सारी बातें नियुक्ति के नियमों के अनुसार समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है क्या, तो ये एक 4 स्टार जनरल की रैंक है, और ये जो है ना अब आर्म फोर्सेस के बीच में समन्वय स्थापित करने का जो एक शब्द यूज किया जाता है, दैट इज जॉइंट मैनशिप को बढ़ावा देने के लिए किया गया कार्य है, ठीक है। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, इसके बारे में सबसे पहली चीज मतलब कैसे जरूरत लगी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो होना चाहिए। असल में देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं समय समय पर जहां पर ये जरूरत फील की गई कि हमारी तीनों सेनाओं का आपस में सामंजस्य का अभाव है।
कहा जाता है कि 1962 के वॉर में हम ना हारे होते यदि हमारी एयरफोर्स और थल सेना जो है उन दोनों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता। कारण क्योंकि हमारी एयरफोर्स तो मजबूत थी लेकिन चाइना की एयरफोर्स उन क्षेत्रों में कारगर नहीं थी जहां पर हमने हार पाई, यानी कि चाइनीज एयरफोर्स उस समय हमारे सामने नहीं थी उपस्थित। अगर हमने सही कोऑर्डिनेशन किया होता तो निश्चित ही परिणाम कुछ और होते, नंबर एक। नंबर दूसरा, ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, जैसे 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ उसमें भी यही कहा जाता है कि यदि पहले ही कोऑर्डिनेशन बैठ गया होता तो इंडियन एयरफोर्स कारगिल के अंदर इतनी कैजुअलिटी नहीं देखती जो हमने अपनी थल सेना की कैजुअलिटी देखी। इंडियन एयरफोर्स अगर पहले ही युद्ध में पार्टिसिपेट कर जाती तो निश्चित ही परिणाम कुछ और होते। तो ऐसी स्थिति में इन सारे अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए एक अधिकारी की जरूरत लंबे समय से फील हो रही थी। इवन 1999 के बाद में जब कारगिल युद्ध हो गया तो उसके बाद में रिव्यू कमेटी बिठाई गई। उस रिव्यू कमेटी के अंदर जिस व्यक्ति ने रिव्यू कमेटी को हेड किया था वो एस जयशंकर साहब, आज जो विदेश मंत्री हैं, उनके फादर हुआ करते थे। मैंने इसीलिए आपसे कहा एस जयशंकर साहब से उनका कुछ कनेक्शन है, वो हम आपसे साझा करेंगे। तो आप यहां पर देखें, दूसरी एक चीज और है कि जो हमारा देश है वो एक न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश है। तो ऐसी स्थिति में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि तीनों सेनाएं क्या सोचती हैं वो प्रधानमंत्री को सलाह दे सकें, वो रक्षा मंत्री को सलाह दे सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे कार्य करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहां पर अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो मैंने आपसे जैसा कहा कि यहां पर तीनों सेनाओं में, अच्छा एक बेसिक प्रश्न आपके दिमाग में और बनेगा, तो क्या सर सीडीएस जो है वो थल सेना को ऑर्डर दे सकता है क्या कि जाओ इस जगह युद्ध करो, या फिर एयरफोर्स को या नौसेना को ऑर्डर दे सकता है क्या? जी नहीं। सीडीएस की भूमिका समन्वय स्थापित करने की है, ऑर्डर देने की नहीं है। अर्थात अभी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो अपने अलग भूमिका में ही पहचाने जाएंगे। जो ऑलरेडी जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ जो हैं वो अपनी अपनी फोर्सेस के हेड हैं, यानी कि वो ही अपनी सेना को ऑर्डर देंगे कि किस तरह से एक्शन लेना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कतई ना निकाला जाए कि जो ऑलरेडी बैठे जनरल हैं उनके ऊपर एक जनरल को बिठा दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई हो कि ये 4 स्टार जनरल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति होंगे। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा कि हमको जरूरत कैसे फील हुई, तो 1962 का वॉर तो एक उदाहरण है ही। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि जो श्रीलंका में लिट्टे का क्राइसिस चल रहा था उस दौरान भी हमने क्या फील किया था ना कि 1987 से 89 के बीच में हमारी जो सेना श्रीलंका में लिट्टे का जो वो शांत करने के लिए पहुंचे थे तो वहां भी कोऑर्डिनेशन का अभाव था, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो 1999 में हमने ये निश्चित कर लिया कि नहीं भाई, इसका पूरा एनालिसिस किया जाना चाहिए कि अल्टीमेटली हम लोग क्यों बैकफुट पर आए और क्यों 1971 का वॉर या 1947 का वॉर जीत गए। क्योंकि एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वहां पर हर डिसीजन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एयरफोर्स मतलब टाइम के हिसाब से अगर बात की जाए ना तो मिनटों के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी रखकर काम करने वाली फोर्स होती है। तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन एक वहां पर बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसी स्थिति में 1999 में कारगिल युद्ध जब हुआ तो उसकी समीक्षा करने के लिए कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम, इनके नेतृत्व के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया। जो मैंने आपको अभी बताया ना, कृष्णस्वामी जो ये हैं सुब्रमण्यम है, इनका नाम मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं इनके फादर हुआ करते थे। अभी ये नहीं है, लेकिन इस रिव्यू कमेटी को इन्होंने हेड किया और अपनी जो रिपोर्ट है इन्होंने 2020 के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी के नाम से जो रिपोर्ट बनी उसको संसद में पेश किया गया। इसके ऊपर जो सिफारिशें दी गई वो गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को सौंपी गई और उस समय ये लिया गया डिसीजन कि भाई अब एक ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो कि सारी मतलब फोर्सेस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके। इसी कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम देश के अंदर किसी ऐसे प्रकार के व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि डिफेंस एक्सपो हमारे होने जा रहा है जो कि बाईएनियल होता है, यानी कि हर 2 साल में होता है। गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 18 से 22 के बीच में दुनिया भर की डिफेंस की जो भी कंपनीज हैं वो गुजरात गांधीनगर में आएंगी, आकर के अपने द्वारा इन्वेस्टमेंट के प्लान डिस्कस करेंगी कि हम देश में क्या क्या दे सकते हैं, हमारी डिफेंस को क्या परचेज करना चाहिए,
हमारी भी डिफेंस कंपनीज जो हैं वो अपने द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के प्लान शो करेंगी। तो उससे पहले हमारे पास में अब CDS उपस्थित हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी समझ में आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से जरूर साझा करें। इस कंटेंट की PDF मैं आपके साथ में अभी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, वहां पर आपसे साझा कर दूंगा। आप हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस को परचेज करने के लिए। वर्तमान में 30 तारीख तक आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है SSC एंड UPSC कैटेगरी के अंदर। कोर्स परचेज करने के लिए आप उसका लाभ ले सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।